रेडी? देखेंगे ज्योग्राफी का लेक्चर 2 एग्रीकल्चर का। ठीक है, एग्रीकल्चर हम लोग को पढ़ना है और इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे, लेक्चर 1 में पढ़ लिए थे पूरा का पूरा रबी फसल और खरीफ फसल, है ना। रबी फसल और खरीफ फसल में क्या क्या एग्जाम्पल थे। आज हम लोग को एग्रीकल्चर का लेक्चर 2 देखना है। एग्रीकल्चर आज टोटल खत्म करा के एमसीक्यू सॉल्व करा के आज पूरा खत्म करेंगे ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर का चैप्टर का। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर का मतलब होता है अपने पास, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? ठीक है बाबू, तो खरीफ सीजन जो होता है, खरीफ सीजन ये जून से कहाँ तक बोया जाता है? जून से अक्टूबर के बीच में। चावल, मक्का, कपास, मूंगफली और दालें, ये क्या है? इसकी प्रमुख फसलें हैं। और जो बुआई होती है, कटाई होती है जून जुलाई के मौसम में, ये शुरुआत में ये इसकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर के महीने में काट ली जाती है। रबी फसल वो होते हैं जो अक्टूबर से मार्च के महीने में इसकी अवधि होती है। गेहूं, जौ, सरसों, मटर और चना जो होते हैं इसके प्रमुख फसलें होती हैं। और अक्टूबर नवंबर के महीने में पीछे में हटने के बाद ये बुआइयां होती है और मार्च अप्रैल तक कटाई हो जाती है। साथ साथ जायद फसलें वो होती है जो मार्च से लेकर जून तक होती है। तरबूज, खीरा, सब्जियां और चारा फसलें होती हैं। इसके साथ साथ रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच के अंतराल में पर्याप्त सिंचाई वाले फल होते हैं। जैसे तरबूज हो गया एक फल, खीरा, सब्जी, ये सब बोई जाती हैं, जायद फसलें होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे फसल कैलेंडर का महत्व मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रॉप कैलेंडर दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रॉप कैलेंडर क्या है? देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रॉप कैलेंडर क्या है? मिला? किताब में मिला? नहीं मिला? मिल गया बाबू? फसल कैलेंडर मिला? फसल कैलेंडर क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज आती है? देखो, इसमें क्या होता है कि हम लोग को दिखाई देता है इसमें संसाधनों का इष्टतम उपयोग, यानी कि ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कैसे? जैसे जैसे मौसम बदलते रहते हैं वैसे वैसे फसलें क्या होती हैं? बदलते रहती हैं। प्राकृतिक मौसम में विविधताओं के अनुसार कृषि गतिविधियां भी क्या होती हैं? बदलते रहती है, संरेखित होते हैं। फसल कैलेंडर उपलब्ध में संसाधनों में जैसे पानी, जैसे जितना ज्यादा पानी पड़ेगा उतना बेहतरीन तरीके से क्या होंगी? फसलें उगेगी। साथ साथ मिट्टी के पोषण तत्व भी अलग होते हैं, जैसे मिनरल्स, इसका क्या होता है? मिट्टी में मिनरल्स अच्छे होने चाहिए। और सूरज की रोशनी के उपयोग में अनुकूलित करने के लिए मदद करता है संसाधनों का। जैसे मान लो कि अगर हम बोलेंगे कि तुमको बाबू चावल जो है, चावल गेहूं उगाना है ठंडे के मौसम में, गेहूं ठंडे के मौसम में उगाओगे तो नहीं होगा, गर्मी के मौसम में उगाना पड़ता है उसको, है ना। और उसके बाद उसकी कटाई होती है। चावल को बारिश के मौसम में लगाना पड़ता है। मतलब कि जब भी आप चावल को उगाओ, धान को लगाओगे तो वो बारिश के मौसम का पानी खोजता है। ठीक है, बारिश के मौसम का, तो मौसम के अनुसार आपको कैलेंडर क्या होना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। मौसम के अनुसार अपने फसलों को बोइए तो आपको बहुत बेहतरीन क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा मौसम के अनुसार। उसी तरीके से यह लंबे समय तक बेहतर उत्पादक और स्थिरता सुनिश्चित करता है, लंबे समय तक चलता है। सिंचाई और जल प्रबंध जो होते हैं, इरिगेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट क्या होता है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसल कैलेंडर किसानों को उनके सिंचाई कार्यक्रम की योजना बनाने में सहायता करता है। यह एक निर्धारित करने में मदद करता है कि फसलों को सबसे अधिक पानी आवश्यकता कब है। यह निर्धारित करता है कि फसल को सबसे ज्यादा पानी कब मिलेगा। तो भाई बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है, और गर्मी के मौसम में पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है। होता है कि नहीं होता है? गर्मी के मौसम में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ही नीचे चला जाता है, इसलिए पानी ठीक तरीके से नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं किसान? देखना, ट्यूबवेल निकालते हैं। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल समझते हो? ट्यूबवेल। और ट्यूबवेल ले आकर पूरे खेत में ले जाकर पाइप से पूरा खेती करेंगे। लेकिन कब तक? 1 घंटा 2 घंटा पूरा पानी पसाएंगे ना, तो उसको क्या होता है कि 5-6 घंटे तक पानी उसमें दिया जाता है, 5-6 घंटे तक। लेकिन 1-2 घंटे का जो 1 घंटे का जो चार्ज होता है वो 300 रुपया 400 रुपया होता है, अगर किसी दूसरे का ट्यूबवेल है तो। समझ आया? तो 5-6 घंटे का तो और ज्यादा रुपया हो जाएगा, जितना का खेत नहीं उतना का झुंझुना हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे? बारिश का मौसम का इंतजार करेंगे। तो कैलेंडर के अनुसार से हम लोग, जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय धान की खेती की जाती है। उसके बाद कटाई हो जाती है।
उसके बाद देखना अगर ठंड के मौसम में उसको रख देंगे ना, ठंडा आ जाएगा, ठंड के मौसम में अगर उसको वैसे ही छोड़ दिए तो फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो कैलेंडर के अनुसार से चलना चाहिए। और विशेष रूप से सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में जल संसाधनों की अधिक कुशल प्रबंध को सक्षम बनाया जाता है। मतलब जहां से कोई नहर वगैरह, कनाल वगैरह होते हैं ना, मुख्य नदी से कनाल निकाले जाते हैं। जैसे मान लो ये पूरी की पूरी एक मुख्य नदी थी, ऐसे मुख्य नदी थी, और इस नदी से ना थोड़ा सा हिस्सा काट के लेके चला है और ये राम खिलावन के खेत में डाल के लाके डाल दिए। अब पानी क्या हो गया, इस तरफ से पानी निकाल कर खेत में डाल दिए। केवल एक ही खेत नहीं, बहुत सारे उसके पास पास में खेत रहेंगे, उसको भी क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो ये कनाल की वजह से भी क्या हो जाता है, पानी मिल जाता है। और साथ साथ कैलेंडर के अनुसार जब तालाब में पानी भर जाता है तो वहां से मोटर लगाकर, बोरिंग लगाकर निकाल लिया जाता है पानी और पूरे खेत में डाल दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, कीट और रोग नियंत्रण भी किया जाता है, पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल। ये क्या होता है, फसल कैलेंडर में पालन करने से फसल की खेती के समय को उच्च कीट गतिविधियों को अवधि से बचने के लिए, कीट और रोगों को प्रकोप से कम करने के लिए मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त यह कीटनाशक के आवेदन के बेहतर योजना बनाने की अनुमति देता है। कहने का मतलब है कीट और रोग को नियंत्रण कर जाता है। फसलों में बहुत सारे कीट लग जाते हैं कभी कभी, मतलब फसल ऐसे ऐसे कभी कभी होते हैं ना कि उस पर कीट बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो जैसे ग्रास हॉपर हो गए, वो सब ना कीट उस पर लगे जाते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसलों को खराब कर देते हैं। तो आप देखिए कैलेंडर के अनुसार कि किस समय कीटों का आगमन नहीं होता, किस समय कीट नहीं मिलते हैं, उस समय में खेती कर दीजिए। तो कैलेंडर से पता चल जाता है कि कब कब समय में हम लोग को खेती करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। कुशल श्रम उपयोग का हो जाता है, बेहतर बाजार नियोजन हो जाता है। कहने का मतलब है फसल कैलेंडर से हम लोगों को ये सहायता मिलता है कि किस समय में खेती करना आसान है, किस समय में खेती करना कठिन है। अगर कठिन फसल अगर करना है, उगाना है, तो आप मतलब कि फसल को उगाना ही नहीं है तो क्या करिए, बारिश जब ना हो उस समय उगाने की कोशिश करो, उगेगा ही नहीं। कीट बहुत ज्यादा, जब जिस समय बहुत ज्यादा कीट घूमते फिरते रहते हैं उसके लिए, तो फसल कैलेंडर का यूज किया जाता है कि फसल बहुत ही अच्छे तरीके से हो, उसी समय फसल कैलेंडर का यूज किया जाता है। फसल कैलेंडर को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, मानसून और वर्षा पैटर्न। पैटर्न कैसा होना चाहिए, मानसून जब भी आएगा उस हिसाब से भारत में क्या होगी, तीव्रता। मानसून, मानसून को ही क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। बादल जैसे ही घेरा लगा देगा, समझ जाना कि अब किसकी खेती होगी चालू, धान की खेती चालू होगी। ठंडा में सरसों की खेती चालू होगी। ठीक है, तो सरसों। तीव्रता से अवधि सीधे बुआई और कटाई की अवधि को प्रभावित करती है, ये सब के सब तीव्रता से करती है। ठीक है। मानसून और वर्षा पैटर्न जो होते हैं ये बारिश के समय में तीव्रता और अवधि सीधे बुआई और कटाई की अवधि को प्रभावित करती हैं। उसके साथ साथ और एक क्या कारक है इसके क्रॉप कैलेंडर के, क्या है फैक्टर्स, तापमान और जलवायु। जहां पे तापमान ज्यादा होगा, जहां पे तापमान बहुत ही ज्यादा होगा, वहां पे फसल किस किस चीज की, रबी मौसम की फसलें उगाई जाएंगी। वहां पे खरीफ फसल की मौसम में मौसम मतलब खरीफ फसल का अगर उस मौसम में उगाएंगे खरीफ फसल को, तो वो नहीं उग पाएगा भाई। जबकि चावल खरीफ फसल के गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में पनपता है। देखो कुछ फसलों को इष्टतम विकास के लिए विशिष्ट तापक्रम सीमाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गेहूं को अनुकूलन और विकास के लिए ठंडी जलवायु चाहिए। गेहूं ठंडा में होता है, चावल किस में होता है, गर्म में होता है। तो गेहूं के लिए आपको ठंडे के समय में ठंडी जलवायु की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो ठंड के समय में बोएंगे तो गेहूं अच्छा से होगा। और चावल को कब बोना है, गर्मी के सीजन में और बरसात के सीजन में। धान को बोएंगे तो चावल होएगा, तो उसको हम लोग कब, गर्म के मौसम में। ये नहीं कि इसको ठंडा के मौसम में बो दे। तो भाई किसान को पता भी तो होना चाहिए ना, है ना, ये होता है। अच्छा, मिट्टी की प्रकार भी तो होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछे है कैसे, देखो फसल कैलेंडर में इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। फैक्टर तो आपको ये 3 गो ऑप्शन दे देगा इसमें से, और एक गो ऑप्शन इसमें से दे देगा। जैसे मान लो ये कुशल श्रम उपयोग दे दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया मानसून और वर्षा पैटर्न, तो ये तो है। पूछा है कौन सा नहीं है, अच्छा तापमान और जलवायु परिस्थिति ये भी है, मिट्टी का प्रकार और उर्वरता ये भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, कुशल श्रम उपयोग नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कुशल श्रम उपयोग। ऑप्शन वाला ना आएगा, समझ में आया। तो आप याद रखो कि प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वर्षा अच्छी होनी चाहिए, तापमान अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ क्या चीज, मिट्टी के प्रकार उर्वरक होनी चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, एलुवियल सॉइल होना चाहिए, तभी फसल अच्छे से उगेगी। और दूसरा सिंचाई की उपलब्धता होनी चाहिए। सिंचाई कैसे करवाएंगे,
आजकल की सिंचाई कैसे हो रही है बता सकते हो? आजकल जो एग्रीकल्चर में जो सिंचाई किया जा रहा है, जो बोया जा रहा है, खेत को जो उगाया जा रहा है, वो कैसे हो रहा है? ट्रैक्टर के द्वारा। यूरिया एंड पोटाश दिया जा रहा है बहुत ज्यादा, खाद्य मात्रा बहुत ज्यादा हो जा रही है। यूरिया और इतना ज्यादा दे दिया जा रहा है कि फसल खराब हो जा रहा है। वो फसल खराब होने के चक्कर में ही क्या किया जाता है, छोटे छोटे चीजों में तोड़ लिया जाता है। जैसे भुट्टा, बेबी कॉर्न जिसको कहते हैं बेबी कॉर्न। तो देखना कई सारी सब्जियां बनती है बेबी कॉर्न से। बेबी कॉर्न मतलब जब भुट्टा छोटा छोटा में रहता है ना, तभी तोड़ लिया जाता है। अब तोड़ने की कैटेगरी में क्या किया जाता है, उसको छोटे छोटे तोड़ लिया जाता है, अब बड़े बड़े को ले आके भुट्टा बेच दिया जाता है और उसका सब्जी बन जाता है। मकई का भुट्टा, भुट्टा जिसको कहते हैं मकई कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कंडीशन, सिंचाई की उपलब्धता जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। आपको सिंचाई पता रहना चाहिए कि किस समय में फल को तोड़ना है, किस समय में फसल को तोड़ना है, किस तरह के से उसको उगाना है। जैसे एक सिंचाई होती है किसकी, धान की। धान की कैसे सिंचाई होती है, रोपनी किया जाता है, रोपण। रोपण विधि के द्वारा किया जाता है, रोपण। रोपण विधि के द्वारा किया जाता है। जैसे देखो लाइन बाय लाइन, धान ना बहुत ही सुसुप्त फसल है। मतलब कि वो एकदम उसको बाबू सोना करके उगाया जाता है। बाबू सोना समझते हो, बाबू सोना, बाबू बाबू उग जाओ ऐसे। तो कंडीशन क्या होता है देखो, कैसे उगाया जाता है, रोपण किया जाता है। पूरा पानी एकदम रहेगा पूरा खेत में, खेत में पूरा यहाँ यहाँ तक पानी रहेगा, घुटने बराबर पानी रहता है। उसके बाद धान का बीज लिया जाता है, हरे कलर का होता है, और उसको ले आकर उसको लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लगाया जाता है। ठीक है। फिर दूसरे लाइन में फिर लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, चार चार को निकाल निकाल के लाइन लाइन बाय लाइन लगाया जाता है यहाँ पर। ठीक है। लाइन बाय लाइन नहीं लगाओगे ना तो ये खराब हो जाएगा फसल। ऐसे लाइन बाय लाइन लगना चाहिए, तभी ना काटने में सुविधा होगा। फिर जब ये फसल हो जाएगा फिर काटने में सुविधा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खतरनाक हो जाएगा। ठीक है। उसको लाइन बाय लाइन बहुत ही बाबू सोना करके लगाया था। गेहूं को तो गेहूं का बीजवा धर के से जहां मन तहां फेंक देता, बस जहां मन तहां फेंका। फिर उसके बाद हो गया आपका मकई, उसको भी जहां मन तहां फेंक दो, उग जाएगा। ये लोग ढीठ होते हैं, लेकिन ये चावल जो होता है बहुत ही बाबू सोना करके उगाए। और इसको जब तक आसमान में बादलों का पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक ही बेटा उगेगा नहीं। तो हमको वो पानी चाहिए तो चाहिए। ठीक है। इसलिए उस फसल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोया जाता है। अच्छा, कोई कोई और चावल की कैटेगरी होती है, जैसे गोल्डन राइस। इन लोग का तो औरो ढीठपना है, तो हम नहीं उगेंगे, हमको कैसे उगा सकता है तुम। हमको एकदम पूरा एलुवियल सॉइल चाहिए, हमको पूरा जलवायु चाहिए, क्लाइमेट एकदम बेस्ट होना चाहिए। हमको पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से कहाँ पे, पानी में, वर्षा का पानी में उगाओ तब हम गोल्डन राइस होंगे। IR9, IR10। उसके बाद हो गया एगो और एगो चावल का नाम है AR15, ऐसे चावल का नाम है। वो चावल लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये सब चावल मिनीकेट चावल। ठीक है। अरवा चावल का भी बहुत ज्यादा ढीठपना है। अरवा चावल देखते हो, अरवा चावल हम नहीं उगेंगे, उगबो करेंगे तो छोटका छोटका दाना लेके उगेंगे। छोटा छोटा दाना लेके होता है। एगो पाइस वाला चावल होता है, अरवा चावल ही होता है, लेकिन उसका जो पॉलिश बहुत ज्यादा हो जाता है ना, पाइस वाला चावल बन जाता है। वो खिचड़ी वाला चावल होता है। बाप रे बाप, कितना चावल बताए हम। ठीक है। गोल्डन राइस में बिरयानी चावल, गोल्डन राइस, बिरयानी चावल, ये सब इंडिया गेट बासमती चावल, नाम सुने हो, 110 रुपया किलो इंडिया गेट बासमती। और उसको किसी भी इंडियन फैमिली में दे दो, मतलब कोई जो बिहारी वाली फैमिली है, और उनको बोलो ना कि बिरयानी बना दोगे, तो बिरयानी बना दे, हाँ बिरयानी बन जाएगा। चावल एकदम एक क्वालिटी का लेके आए, 140 रुपया। एक क्वालिटी का मान लो 140 रुपया का तुमने चावल लेके आए 1 kg, और सोचे कि बिरयानी आज मस्त खाएंगे। आप दे के चले गए। अब जो यहाँ यहाँ के इंडियन लोग होती हैं, अभी लोग क्या कर देती है, उस चावल को भी वैसे ही बनाती है जैसे अरवा चावल बनाया जाता है। ले कुकर में 10 गो सीटी, 5 गो सीटी मार, सीटी मरा मरा के उसको एकदम पूरा हलवा बना देते। तो बिरयानी खाने निकले थे, हलवा खा रहे हैं। ठीक है। चिकन के साथ वही गिल्ला गिल्ला भात खाना पड़ता है, ऐसा है। अच्छा से अच्छा चावल लिया के दो और फिर भी गल्ला हो जाता है। आज कितना बढ़िया तरीके से कुकर बना के रखा है कि भाई 2 सीटी मारो, 2 सीटी उसको ये होगा और आराम से चावल बन जाएगा। लेकिन ना ना ना, हम तो 3 सीटी ही मराएंगे, क्या कि हम लोग घर में सीखे हैं कि हम लोग तो पहले जैसे गांव के, हम लोग तो पहले अरवा चावल खाते थे, अचानक से बिरयानी वाला चावल आ गया, ऐसे में ना चावल है ना है, उड़ा दो। ले बेटा। ठीक है। इतना खतरनाक होता है। अच्छा से लेके आए तो अच्छा से बनाओ।
नहीं, हम उसको खिचड़ी बना के खिलाएंगे। अगर गलती हो गया ना, तुमसे कहीं बोल दिया कि चावल लेके आए थे 140 रुपया किलो, चावल को एकदम पूरा भुजिया चावल बना दिए, क्या मतलब हुआ? खाना तो खाइए ना, तो जाइए, इतने तो एक तो गर्मी में मर रहे हैं और ऊपर से एसीओ नहीं लगा रहे हैं। अरे बेटा, मतलब चावल खाने के लिए एसी उसी सब लगाओ तब जाके चावल बनेगा। हट, इससे अच्छा बाहर जाके ना खा ले। मुस्लिम लोग अच्छा बिरयानी बनाता है। बिरयानी बिरयानी का जो गंध आता है वो सबसे अच्छा लेके आते हैं मुस्लिम्स। ठीक है, बहुत अच्छा बनाते हैं वो लोग बिरयानी। तो लेके आप बना बिरयानी उरयानी बना के किसी दिन। हाँ, नहीं नहीं, सोमवार उमर को नहीं खाते हैं। रहने दो। हम पंजाबी उंजाबी जो रेस्टोरेंट है ना, वो पंजाबी, वो अच्छा बनाता है बिरयानी। अप्सरा वो तेल वाला भी बहुत ज्यादा दे दे रहा है, हार्ट अटैक का पेशेंट कर देगा। सिंचाई की उपलब्धता जो होती है, इसमें अच्छी तरह से विकसित सिंचाई बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में किसानों के पास फसल कैलेंडर का पालन करने के लिए अधिक लचीलापन होता है। वह प्रारंभिक मौसम में परे फसलों उगा सकते हैं, जैसे कि रबी की मौसम में चावल की खेती की जाती है। दक्षिणी भारत में कुछ हिस्सों में देखा जाता है, ये दक्षिण भारत में रबी की फसल कहाँ की जाती है? चावल की खेती की जाती है। रबी के फसल में ही चावल की खेती कर दी जाती है दक्षिण भारत में, क्योंकि उसको गर्मी की जरूरत होती है ना, वो हो जाता है। अच्छा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या होता है? उच्च उपज देने वाले किस्में, जैसे HYV। ठीक है, ये HYV जो होता है, ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का नाम है। ये व्हीकल्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं। इसके बीज जो होते हैं ना, हैवी व्हीकल्स के जो बीज होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा उपज वाले होते हैं। मतलब अगर कोई बीज ऐसा हुआ जो मट्टी में डाल दिए, जिसको हैवी बीज वाले जो होते हैं, हैवी सीड्स वाले जो होते हैं, अगर वो फसलों को नॉर्मल मिट्टी में डाले तो वो उगने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर एलुवियल सॉइल, प्योर एलुवियल सॉइल में अगर डाल देते हो तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, बीज बहुत जल्दी हो जाता आ जाता है। ठीक है, 1 मिनट। देखो बाबू, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में फसल कैलेंडर का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर उत्तम किस्म के बीज हैं तो उत्तम किस्म के आपके फसल उगेंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। एक आपका जल, जो किसका जल हो? वृष्टि वाला जल, यानी कि बारिश वाला जल। और एक क्या होना चाहिए? आपकी मिट्टी एकदम उर्वरक होनी चाहिए। और आपका जलवायु। अगर तुम ये बोलोगे, ये जलवायु में ये बोलोगे कि चाय की खेती हम करेंगे कहां पर? मैदानी भागों में, तो कभी नहीं होगा। इसको समझाने का बस यही मतलब है कि आपको जल तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी फसल को उगाने के लिए प्योर जल चाहिए। दूसरा, मिट्टी आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट, वो भी कौन? एलुवियल सॉइल। अच्छा, जलवायु आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। अगर तुम चाय की खेती बोलोगे कि मैदानी भागों में हो जाओ, कभी नहीं होगा। बिकॉज उसका जलवायु जो नियंत्रित करता है वो थोड़े से पहाड़ों पर नियंत्रित करता है। मतलब पहाड़ों पर होना चाहिए चाय की खेती, टी की जो खेती होती है वो पहाड़ों पर होनी चाहिए।
कहाँ पर? पहाड़ों पर। वो भी कैसे? सीढ़ी नुमा होनी चाहिए। सीढ़ी नुमा समझते हो? जैसे सीढ़ी हम लोग का ना, जैसे सीढ़ी यहाँ से उतरते हो, वो सीढ़ी नुमा होनी चाहिए। कैसे? सुनो, ऐसे होता है, मान लो पहाड़, यहाँ से ये उतरते हुए नीचे सीढ़ी नुमा ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। रुको दिखाता। टी क्रॉप्स दिखाते हैं। टी गार्डन असम का, हाँ? टी गार्डन असम का। देखो, ऐसे सीढ़ी नुमा होनी चाहिए। सीढ़ी मतलब उसके स्टेप बाय स्टेप आने चाहिए। देखो ऐसे पहाड़ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही आते हैं। तो इधर पे देखो, यहाँ पे ना सब लड़कियां लोग क्या करती हैं, यहाँ से उसके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते तोड़ तोड़ के अपने बास्केट में, पीछे बास्केट होता है, उस बास्केट में से तोड़ तोड़ के रखते हैं। और लड़कियां ही तोड़ती है ज्यादातर। लड़के लोग तो क्या करेगा, ऐसे उखाड़ के लोग, इतना काम है, इधर उधर जाना है, ठीक है, बस ऐसे तोड़ के रख लेगा। लड़कियां क्या करती है, उनका हाथ नाजुक होता है। नाजुक करने का मतलब क्या? अब कोई बोलेगा कि हाथ हम लोग का नाजुक है सर, मार खा के देखा है कोई? ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मतलब कुछ भी कर लो, थोड़ा आराम से वो लोग तोड़ते हैं, है ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे पिन अप करके, छोटे छोटे से प्लकिंग करके उसको तोड़ते हैं, प्लक करके तोड़ते हैं। आदमी लोग क्या करता है ना, बहुत जल्दी जल्दी नीचे से भी तोड़ देता है, तो उसके घास ना ऊपर के जो हिस्से होते हैं, ये वाले केवल तोड़े जाते हैं। इन्हें कि पूरा अंदर से तोड़ लो। तो ये जो चाय के जो बागान होते हैं, इस बागान में ये वाला हिस्सा जो है, ऐसे यहाँ यहाँ से ना सब कोई धीरे धीरे जाएगा, और इसके पीछे पीछे सब 10 गो औरतें लाइन लगा के रखेंगी। जिससे मान लो कि जो छूट गया, अच्छा मान लो कि अच्छा पत्ती छूट गया, तो वो क्या करेगा, दूसरा वाला कोई लाके अपने में रख लेता है। तो कंडीशन क्या होते हैं कि इसमें पानी नहीं जमना चाहिए। पानी अगर जैसे चावल की खेती के लिए पानी जमा हुआ रहना चाहिए, इसलिए मैदानी भागों में होता है। कॉफी के लिए पानी नहीं जमना चाहिए, चाय के लिए पानी नहीं जमना चाहिए। ये सब फसलें बहुत ही जल्दी खराब हो जाती हैं। और चाय की पत्ती होती भी कितनी है, पतली पतली एकदम, छोटे छोटे होती है। अब मान लो यहां से पानी अगर जम गया तो ये तो सड़ जाएगा। सड़ जाएगा कि नहीं? तो कंडीशन क्या होता है, पानी यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। तो पानी जब बारिश होता है ना, तो बारिश यहाँ से टपक टपक के हर एक जगह पे फैलता चला जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। जैसे आप सीढ़ी पे कभी सीढ़ी धोओगे, अगर मान लो पानी उसमें ये कर दिए, तो वो रुकेगा नहीं, देखना धीरे धीरे करके नीचे चला जाएगा। इसी तरह इसमें भी होता है कि ये धीरे धीरे करके पूरा का पूरा नीचे चला आता है। इसी को हम लोग सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं। तो चाय एक सीढ़ी नुमा खेती में हो सकती है, ना कि मैदानी भागों में होगी। ठीक है। और कपास ये केवल काली मिट्टी में हो सकती है। कॉटन ओनली ऑन किसमें, ब्लैक सॉइल में हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग गन्ना बोले, तो गन्ना का भी बहुत ज्यादा ढीठपना है। ये भी क्या बोलेगा, हमको एलिबियल सॉइल चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी में ही हम होंगे। ठीक है। ये लोग बोलते हैं हम लोग को जहां मन तहां, लेकिन पहाड़ी मिट्टी में हमको चाहिए। पहाड़ वाला मिट्टी जो होता है, उसमें मिट्टी में हमको चाहिए। हमको यूरिया पोटास की हमको उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमको क्या चाहिए, सोडियम वाले हिस्सा ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो चाय में कैफीन होता है, सॉरी, टी टी में थीन होता है, और कॉफी में क्या होता है, कैफीन होता है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, शरीर की थकान को हटाते हैं। तो अब उसके लिए भाई, ये इसको उगाने के लिए सीढ़ी नुमा खेती पर ही हो जाएगा। ये असम में होता है। देखो ऐसे ही तोड़ते हैं लोग, समझ में आया? ऐसे ही तोड़ते हैं। देखो, औरतें सबसे ज्यादा मिलेगी। ये देखो चाय का बगान देख रहे हो, यहाँ पे सीढ़ी नुमा पूरा का पूरा खेत है। ये नहीं यार, ये, ठीक है, ये देख रहे हो, मस्त लगता है एकदम। पूरा हरा हरा भरा है, पूरा हर एक जगह पे, असम गए थे तो ये पूरा टी गार्डन देखे थे। देखो ऐसे ही होता है पूरा टी गार्डन। ये ऐसे ही पत्तियां निकाली जाती है। इस पत्तियों को फिर जो चलनी होता है ना, चलनी, उसको ऐसे ऐसे चाला जाता है। इसमें जो काले काले जो इसमें फल जो पाए जाते हैं इसके, वो सब नीचे गिर जाता है, और इन पत्तियों का भी काम आ जाता है। तोड़ तोड़ के ना उस पत्तियों में मिला दिया जाता है। उत्तम किस्म का चाय निकलता है इसमें। दार्जिलिंग चाय, असम चाय, ठीक है। वहां पे कम दाम में है, वहां से आते आते दूसरे स्टेट में जाते जाते ज्यादा दाम हो जाता है। अब यहाँ पे 10 रुपया का चाय खरीदो, खुलता चाय दे दीजिए तो 10 रुपया का, छोटा सा कोनो दे देगा, जौन मन तो चाय उठा के नॉर्मल क्वालिटी वाला दे देगा। तो उत्तम उत्तम क्वालिटी का एगो चाय पीना कभी।
सबसे मतलब ए ग्रेड का क्वालिटी का चाय बताओ नाम। ए ग्रेड का क्वालिटी का चाय, रेड लेबल, है ना, रेड लेबल का चाय। और एक तो और कौन सा है, ताजा होले, है ना, बाग बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए, ठीक है, ये सब चाय। समझ में आया? बाग बकरी चाय पिए हो? बाग बकरी चाय, देखो कैसे तोड़ के निकाल रहा है। काले काले क्या होते हैं? अरे ये चाय की पत्तियां ही हैं, सूख के मुड़ गई हैं। जो छोटे छोटे होती है ना, वो मुड़ के काली हो जाती हैं। नहीं समझे? ये पत्तियां ही हैं सब, ये सब पत्ती है बाबू। तो इसी पत्तियों में ये बड़े बड़े अभी पत्ती हो गई है। आई जब छोटा में तोड़ लिया जाता है तो छोटा ही रहता है, और उसके बाद ये काला काला जो बच जाता है उसी को तो चाय पत्ती कहते हैं। हे भगवान, चाय पत्तियों नहीं जानता है। क्या बोलिएगा सर? आपको समझ में आ रहा है? कुछ बोल वो नहीं कर रही है, समझ में आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। फसल कैलेंडर का उपयोग करने से लाभ क्या मिलता है? लाभ क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट कम हो जाता है। अगर कैलेंडर का उपयोग करके अगर चलेंगे तो फसल भी अच्छे तरीके से होगा। मान लो कभी बारिश नहीं हुआ तो उस जगह पे फसल उगा दिए तो फसल खराब हो जाएगा ना, सूखा पड़ जाएगा फिर। छोटे किसानों के लिए मार्गदर्शन हो जाता है, सरकारी और संस्थान के लिए अच्छा हो जाता है, सरकारी संस्थान के लिए सहायता मिल जाती है, स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण मिल जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में फसल कैलेंडर के उदाहरण क्या क्या है? जैसे पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में उत्तरी राज्यों में फसल कैलेंडर में गेहूं और धान चावल चक्रों का प्रभुत्व होता है। देखो चावल का चक्रों का प्रभुत्व होता है, धानों का। व्यापार नहर सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हैं। रबी मौसम के दौरान गेहूं और खरीफ मौसम के दौरान चावल उगाया जाता है। खरीफ मौसम जब आता है तो उसमें चावल, और रबी मौसम जब आता है तो गेहूं। ये दो गो नाम हमेशा याद रखना। इसमें से पूछता है कि गेहूं कौन सा फसल है, रबी फसल, रबी क्रॉप्स है कि खरीफ क्रॉप्स है। तो हमेशा याद रखना गेहूं रबी फसल है, रबी फसल है, ठीक है। गेहूं, देखो सबसे पहले गेहूं जो है, गेहूं, चावल, गन्ना, धान, कोई भी चीजें जो उगाई जाती है सबसे खतरनाक उगाई जाती है पंजाब हरियाणा में। उन जगह पे सबसे ज्यादा खेती ही खेती है, देखना हर जगह खेत है, ठीक है। पंजाब हरियाणा, उसके बाद आता है तमिलनाडु एंड पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी ये फसल कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल में चावल की खेती के लिए फसल कैलेंडर में चावल की कई किस्में शामिल हैं, जैसे अमन, आउस, बोरो, ठीक है, ये चावल के नाम है। अमन का नाम, अमन खरीफ फसल, आउस शुरुआती खरीफ फसल है, अब बोरो रबी फसल है। चावल के भी अलग अलग साच हैं। बोले ना चावल की वैलिडिटी बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन चावल अपने आप को समझता है कि पूरा फसलों का राजा कौन है, हम ही। तो कंडीशन क्या होता है कि अमन जो होता है ये खरीफ फसल है, ये भी चावल का ही एक रूप है। ओस जो होता है ये शुरुआती खरीफ फसल, मतलब खरीफ फसल के शुरुआत, खरीफ जब फसल बोई जाती है तो उस समय शुरुआती में ही बो दी जाती है। और बोरो जो होता है ये रबी फसल, ये भी चावल का ही एक रूप है, लेकिन क्या है, ये रबी फसल में गिनी जाती है। राज्य खरीफ फसलों में दौरान जूट भी उगता है और एक प्रमुख नकदी फसल है। ये नकदी फसल मतलब जिससे पैसा मिलता है, नगद, जिससे नगद क्या मिले, पैसा मिले, इसीलिए जूट को क्या कहते हैं, नगदी फसल कहते हैं। ये विदेशों तक जाते हैं, जूट, चावल, चाय, गन्ना, ठीक है, ये सब विदेशों तक जाते हैं। तो जो विदेशों तक जाते हैं उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स हम लोग का बचा लेता है। पश्चिम बंगाल में चावल बहुत ज्यादा होता है। चावल और गेहूं का उत्पादन करने में यही चार वो राज्यों का नाम बहुत ज्यादा फेमस है। एक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। ये चार को क्षेत्रों के नाम आपको याद रखना है हमेशा। ओके। अच्छा, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? फसल चक्र। फसल एक प्राचीन कृषि पद्धति है जिसमें एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। बारी बारी तरीके से अगर फसल को उगाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉप्स रोटेशन, ठीक है। जैसे मान लो एक साल भर का पूरा एक हम कैलेंडर बनाते हैं, मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, ऐसे करके। तो आप लोग हमको तीन गो फसल का नाम बताए। रबी फसल, सॉरी, पहले खरीफ फसल, फिर रबी फसल, उसके बाद जायद फसल। ये होता है ना, तीन गो फसलें हैं ना। तो रबी फसल जो होती हैं
रबी फसलें, अरे जायद फसल में तरबूजा और खीरा वगैरह ये सब जायद फसलें हैं। नहीं सर, नहीं सर। देखो कैलेंडर बनाओ, जून से लेकर अक्टूबर तक कितने महीने हुए? 1 2 3 4, जून जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने हो गए। ये 5 महीने में आपको केवल खरीफ फसल ही सीजन का उगाना है। समझ में आया? रोटेशन करा रहे हैं, रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। जैसे बारिश का रोटेशन होता है ना, कैसे बारिश का, नदी नालों से पानी उठा के फिर कहाँ लेके जाता है, ऊपर। बादल बनते हैं, वापस पानी आ जाता है कि नहीं आ जाता है, उसी तरीके से ये भी, पहले खरीफ फसल, फिर रबी फसल, फिर जायद फसल। ठीक है, तो अब रोटेशन कराते हैं। खरीफ फसल में जून से लेकर अक्टूबर तक 5 महीने तक आपको केवल क्या उगाना है? खरीफ फसलें। अब खरीफ फसलों में चावल, मक्का, कपास, मूंगफली ये सब उगा लीजिए। ठीक, जैसे ही अक्टूबर खत्म हुआ तो अक्टूबर की शुरुआती में रबी फसल, अब सीजन आ गया, रबी सीजन। तो वो सीजन में गेहूं, जौ, सरसों, मटर ये सब डाल दीजिए। कब तक चलेगा? मार्च तक। और मार्च से लेकर फिर जून तक कौन सा? जायद फसल। फिर जून से कौन सा हो जाएगा? खरीफ फसल। इसी को रोटेशन करते हैं, क्रॉप रोटेशन। समझ में आया? तो ये 3 गो सीजन में 3 गो फसल के सीजन आपके उगाए जाते हैं। फिर से वही वाला आ गया तो क्रॉप रोटेशन। ठीक है, जैसे मान लो, नाम बताओ। श्वेता, श्वेता ने क्या किया, बहुत ही अच्छा खेती करना जानती है, हरियाणा की लड़की है। ठीक है, हरियाणा, तो हरियाणा शहर की, तो वहां पे राज्य की, तो जून से लेकर अक्टूबर तक इसने समझ लिया, पढ़ी थी, दीपक सर का क्लास देखी थी, तो खरीफ सीजन बोली। खरीफ सीजन में जून से लेकर अक्टूबर तक हम कुछ भी बो सकते हैं। अब इसमें क्या क्या बोएंगे, तो चावल, मक्का, कपास ये सब बो दिए। ठीक है, और उसके बाद फिर उस खेत का तो यूज ना करना है, मिट्टी को फिर से फर्टिलाइजर करेगी, फिर से यूरिया पोटाश डाला जाएगा। वहां पे जितने कीड़े मकोड़े, देखना ये भी देखना है कि कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा फैल तो नहीं ना रहे हैं, तो यूरिया पोटाश डाल के या फिर कुछ केमिकल्स वगैरह डाल के वहां पे कीड़े मकोड़े मार दिए और सूखी सूखी घास पत्ते वगैरह मार दी। ठीक है, उसके बाद केवल क्या उगेगा? फसल। अब फसल में फिर रबी सीजन आ जाएगा, ऐसे ही करते करते पूरा रबी सीजन आ गया। अब अक्टूबर से लेकर कहां तक चलेगा? मार्च तक। अक्टूबर और मार्च में बोएगी गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना ये सब बोएगी। ठीक, फिर चलेगा, बोलेगा कि ये 2 गो सीजन तो खत्म हो गया, खूब पैसा कमाए, चावल गेहूं एकदम उगा उगा के खूब पैसा कमाए। अब इसके बाद क्या होगा? जायद सीजन आएगा। जायद सीजन में मार्च से लेकर कहां तक चलेगा? जून तक। अब इसको पढ़ी थी कि मार्च और जून के महीने में तरबूजा, खरबूजा, खीरा ये सब खतरनाक मिलता है। ठीक है, और मार्केट में बिकाई भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो एक काम करते हैं, उगा देते हैं। तो ये मार्च से लेकर जून तक क्या कर दी, पूरे साल भर में खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल सब के सब बोना चालू कर दी। फिर अगले साल जब जून का महीना आया तब फिर से क्या चालू कर दी? खरीफ फसल, फिर रबी फसल, फिर कौन सा फसल? जायद फसल। अगर एक बार भी इस कैलेंडर से थोड़ा सा दूर हो गए, अगर तुम्ही को बताओ ना, जनवरी फरवरी के बाद सीधे दिसंबर पढ़ा दे, अच्छा लगेगा? तब फिर उसी तरह से एक लाइन बाय लाइन अगर खेतों का यूज करते हैं, मिट्टी का यूज करते हैं, तो वो मिट्टी बची रहती है लाइन बाय लाइन। और एक ही मिट्टी में खाली एक ही वो खेती, आलू आलू आलू, फिर हो गया तुम्हारा प्याज प्याज प्याज, यही सब बो दे। ठीक है, फिर ऐसे ही करते करते धीरे धीरे बस खाली आलू प्याज यही सब बो रहे हैं ना, मिट्टी खराब हो जाएगी। तो आपको फसल चक्रण में मिट्टी को बचाने के लिए आपको इस क्रॉप्स के अनुसार से आपको सजा सजा के उसके बाद आपको फसल करनी पड़ती है, खेती करनी पड़ती है। ठीक है, तो 4 जगहों पे कौन कौन जगहों पे फसल कैलेंडर का उपयोग होता है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पे होती है। फसल चक्र समझ में आ गया? संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग होता है। गेहूं और चावल जैसी अनाजों को फसल मिट्टी में नाइट्रोजन को खत्म कर देती है, जबकि फलियां जैसे बीन्स और मटर वातावरण में नाइट्रोजन को ठीक करके मिट्टी को समृद्ध कर देती है। क्यों हम लोग को फसल रोटेशन में हमेशा काम करना पड़ता है? क्योंकि देखो, गेहूं गेहूं और चावल को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और मिट्टी से नाइट्रोजन खत्म हो गया तो फिर फसल अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए वापस से खेती किसका कर दो? मटर का। ये वापस क्या दे देगा? नाइट्रोजन दे देगा। किसका? जौ का, बीन्स का। बीन्स जो होता है ना, बीन्स, बीन्स जो चाउमीन वाउमीन में डाला था, बीन्स, तो वो सब का अगर कर देते हो ना, फिर से खेती कर देते हो, तो वापस से क्या आएगा? नाइट्रोजन वापस आ जाएगा, तुमको कुछ खटना नहीं पड़ेगा। समझ आया? जैसे तुमको अगर कोई मारा, ठीक है, कोई चाकू लेके आया, मारा लीवर में और लीवर कट गया,
तो कोई बात नहीं है, लेके जाओ डॉक्टर के पास। लीवर अपने आप से क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। उसकी सेल जो होती है बहुत ही जल्दी तरीके से रीजनरेट कर लेती है। इसी तरह इसमें भी होता है, समझ में आया? कि अगर फसल में तुमने केवल गेहूं और चावल केवल बार बार यही उगाते चले जा रहे हो, तो तुम्हारा मिट्टी का नाइट्रोजन खत्म, फिर फसल उसमें जल्दी से नहीं उगेगा। वो तो उसी के तरह हो गया, नील की खेती के तरह। यानी नील की खेती कराइए, अब 5 साल तक जमीनें बंजर पाइए। समझ में आया? तो इसमें कंडीशन क्या होते हैं कि अगर आप चावल की खेती, गेहूं की खेती लगातार करते रहते हो, तो नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा। फिर से उसी नाइट्रोजन को लाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी, मटर की खेती, बीन्स की खेती, जौ की खेती, ये सब फिर से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उससे नाइट्रोजन वापस मिल जाएगा। ठीक है। उर्वरक पे निर्भरता में कमी, अगर मिट्टी क्या है, उर्वरक नहीं है, एलुवियल नहीं है, तो आपकी मिट्टी खत्म, तो फसल भी खत्म। मिट्टी में उर्वरता की वृद्धि कैसे होती है, फलीदार फसलों द्वारा नाइट्रोजन फिकेशन करिए, मतलब नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा लेके आइए, नाइट्रोजन बनाइए, और नाइट्रोजन किससे आएगा, यूरिया और पोटास से आएगा। उसके साथ साथ कीटों को और बीमारियों की कमी करिए, कीट नहीं लगने चाहिए, बीमारियां नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से उसके प्लांट हार्मोन्स उसके मिलने चाहिए, प्लांटों को पानी ठीक तरीके से मिलना चाहिए, ज्यादा पानी आपके जड़ में भी नहीं जाना चाहिए, ज्यादा पानी ना भी मिले तब भी दिक्कत है, ज्यादा पानी मिल गया तब भी दिक्कत है। और चावल को पूरा का पूरा पानी चाहिए, पूरा सोख लेता है पानी, धान की खेती में। लेकिन ऐसा नहीं ना, जैसा अभी आप पता है चाय की खेती, चाय की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है नहीं, उतना ही पानी पर्याप्त है, जितना उसको चाहिए उतना पानी पर्याप्त है। तो कीटों को और बीमारियों से कमी, खरपतवार, खरपतवार समझते हो, खरपतवार जो सूखे सूखे पत्ते होते हैं ना, कभी कभी देखना खेत के अगल बगल में पेड़ भी उग जाता है, खेत के अगल बगल में आम का पेड़ वगैरह उग गया, पीपल का पेड़ उग गया, महुआ का पेड़ उग गया, तो उसमें से जो पत्ते टूटते हैं ना, वो सूख सूख के वो खेत में चले जाते हैं। तो उसके जो नाइट्रोजन होते हैं वो बेटा पतवा लेगा कि वो फसल लेगा, तो पत्ता क्या करता है, ले लेता है पूरा का पूरा नाइट्रोजन, इससे कारण फसल भी खराब हो जाती है। इसीलिए उसको कहते हैं खर पतवार। पतवार का मतलब पत्ता, और खर का मतलब होता है सूखी सूखी घास। तो अगल बगल में सूखे सूखे घास हो जाते हैं, तो उसको देखना, सूखे घास काट काट के लेके आती हैं दादी नानी लोग, दादी नानी लोग काट काट के लेके आएंगी। और जब जब मान लो कि कहीं पे गांव में किसी का गाय का पूरा तबेला है, या फिर भैंस हो इसका तबेला है, तो उसको लिया के वो बढ़िया से उसको बाली करके मतलब काट के, और उसके बाद बिचाली उचाली के साथ मिलाकर दे दिया जाता है। और गैया उसको एकदम चाव से खाती है, वाह वाह, आज तो मस्त एकदम हरा हरा घास दिखा दे, आज पूरा चर डालेंगे, आज पूरा चर डालेंगे। कभी कभी गाय लोग देखना एकदम पूरा, जब खेत उत में जाती है, देखना वो देख लेगी ना हरा हरा घास, उसके बाद बोलेगी पहले तुम रुको तो अभी हम चर के आते हैं सब। ठीक है, तो चर के आती है सब गाय, समझे। और जो उसका मालिक रहता है वो बैठल रहेगा पूरा, हाँ गैया चरा रहे हैं, चरा कर रहा है, खुद चल ले रही है एकदम। ठीक है। भैंस लोग तो और चरती है, भैंस लोग ना बहुत ज्यादा नहीं चरेगी, वो अपना पहले एब्डोमेन में नहीं भरती हैं, वो पहले रूमल में भरती हैं। भैंस लोग जो गाय जब चरती है ना, तो वो लोग सीधे एब्डोमेन में नहीं भरती, मतलब पेट में नहीं जाता अपना उनका खाना, पहले जाता है वो रूमल में। और रूमल में जाने के बाद फिर उसके बाद बैठ के एक जगह पे देखना, भैंस 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 एकदम एक जगह पे बैठ के उसके बाद पगुराएगी, मस्त एकदम खाना बना है ना, ऐसे ऐसे चबाती है एकदम गोल गोल, है ना। और चबाती है पूरा गाज फेंक लाती है यहाँ पर, यह नहीं होता सफेद सफेद कलर का हो जाता है, और खूब फेंकती है, फेंट लेती है एकदम बढ़िया से। उसी तरह हम लोग को बनना चाहिए, ताकि वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग चबाते हैं खाने को, और खाने को बढ़िया से पचाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में एक जगह मोबाइल देखेंगे, अरे भाई खाना खा के जाना है, मोबाइल देखने में सारा दिमाग लग गया, तो खाना क्या खाएंगे, इसलिए खाना नहीं लगता है शरीर में। अब बोलता है कि खनवे खा रहा है शरीर को, शरीर खाना नहीं खा रहा है, खाना किसको खा ले रहा है, शरीर को खा ले। अभी आजकल के फसल भी तो एकदम बकवास हो गए हैं, ठीक तरीके से नहीं है, तब उसमें कुछ ना कुछ हाइब्रिड मिला दे रहा है। सीजनिंग फल क्या होता है, आम होता है ना, सीजन में निकलते हैं ना, अब सीजन फल वाला वो जो आम खाओगे ना, उसमें फोड़ा ओड़ा हो जाएगा जहां तहाँ, फेस में पिंपल उम्पल्स जहां तहाँ फोड़ा ओड़ा हो जाएगा। बच्चा लोग को देखना, वो लोग का पेट जल्दी पचता नहीं है, बस क्या करता है जितना मन करे उतना आम खा लेगा, और वो सीजन फोड़ा होता है तो फोड़ा हो जाता है। ठीक है। कभी कभी उसमें के सफेद वाला जो हिस्सा निकलता है, वो भी कहीं पे लग गया ना, तो भी फोड़ा कर देगा। फोड़ा समझते हो।
एनी टाइप ऑफ पॉइजनिंग इन द स्किन देयर इज कॉल्ड फोड़ा। ठीक है। मृदा मृदा स्वास्थ्य और संरचना में सुधार क्या होता है? सॉइल इरोजन प्रिवेंशन क्या होता है? गहरी जड़ वाली फसलों को उथली जड़ वाली फसलों के साथ बदलकर मृदा संरक्षण में सुधार किया जाता है। फसल उपज में वृद्धि होती है, सतत उपज सुधार होते हैं, रोग प्रतिरोधी फसल होते हैं, डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं, फसलों को घुमाने में बीमारियों के घटनाक्रम कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ फसलें और बेहतर बेहतर पैदावार होती है। उदाहरण के लिए अनाज को फलियों के साथ घुमाने में फलंग रोगों का खतरा कम हो जाता है और अनाज की फसलों में आम है। अनाज की फसलों में कौन है? आम है। जैसे मान लो आम का कहीं पे पेड़ है, ठीक है, और उसके अगल बगल में कहीं पे खेत है ना, खेत, तो वो खेत जल्दी खराब नहीं होता है, जल्दी खराब नहीं होता है, बिकॉज खरपतवार उसका जो होता है, आम का जो होता है, उसके पत्ते अगर गिरते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसीलिए आप लोग देखना ज्यादातर खेत के आसपास जो मेड़ होते हैं, उस मेड़ में आम के पेड़ उगाए जाते हैं। आम के पेड़ ज्यादातर। गाँव में कभी नहीं गए हो, देखना जहां तहां देखोगे खेत अगर है ना, तो उस जगह पे आम का पेड़ जरूर होगा, क्योंकि आम का पेड़ एक अनाज की तरह भी काम करता है। ठीक है। सामान्य फसल चक्र प्रथाओं के उदाहरण कौन कौन से? अनाज फलिया चक्रण होता है, 3 फसल चक्रण, 3 क्रॉप्स रोटेशन सिस्टम होता है, इसमें दे दिए। 4 फसल चक्रण होता है, मतलब 4-4 को फसल चक्रण क्या होता है? देखो यही वाला सबसे ज्यादा पूछता है। देखो इस प्रणाली में 4 अलग अलग फसलों को 4 वर्षों में चक्रित किया जाता है। रोटेशन जो होता है वो 4 फसलों को बार बार रोटेशन किया जाता है, जिसमें आम तौर पर अनाज फलिया जड़ वाली फसलें और आवरण फसलें शामिल होती हैं। इनका एक उदाहरण, पहले वर्ष में मक्का, पहले वर्ष में क्या किया जाता है? मक्का। दूसरे वर्ष में सोयाबीन, तीसरे वर्ष में जई और चौथे वर्ष में तिप्तिया घास, घास उगा दिया जाता है, ताकि घास भी काम आ जाए। 4 फसलों का जो चक्रण है ना, उसमें सबसे पहले वर्ष में मक्का बोया जाएगा, मक्का बोकर पूरा फिर खत्म कर दिया जाएगा। फिर दूसरे वर्ष में क्या चीज? सोयाबीन। फिर तीसरे वर्ष में जई, जौ जो होता है जई, जौ 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 का छोटा रूप जई कहलाता है। ठीक है। और चौथे वर्ष में तिप्तिया घास, घास जिसको गाय वाय खाती है, लंबे लंबे घास होते हैं, ठीक है, वो सब घास। तो ये सब उगा कर बस छोड़ दिया जाएगा। फिर जब 5वां साल आएगा तो फिर 5वें साल क्या उगाया जाएगा? फिर मक्का। फिर दूसरे, फिर छठे साल में सोयाबीन, फिर ऐसे तीसरे। तो 4 को फसल चक्रण होता है। एक वो फसल चक्रण वो तो खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। लेकिन 4 को फसल चक्रण में मक्का, सोयाबीन, तीसरे वर्ष में जई और उसके बाद तिप्तिया घास। घास जरूर लगाया जाएगा, क्योंकि घास जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं। ठीक है। और नमी नहीं हुआ तो सूख जाएगा। समझ में आया? बस यहाँ पर है क्रॉप कॉम्बिनेशंस, सब दिया है। क्रॉप का कॉम्बिनेशंस कौन कौन से कॉम्बिनेशंस क्या जाते हैं, और इसमें कुछ नहीं है विभिन्न। हाँ, क्रॉप कॉम्बिनेशन दिया होगा। कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है? फसल समायोजन में मोनोक्रॉपिंग के विपरीत, जहां एक समय में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, कॉम्बिनेशन में 2 प्रकार की फसल उगाई जाती है। आपको हम याद करिए बताए थे, एक 5 बीघा जमीन है तो उसमें किसी की भी खेती हो सकती है, नहीं बताए थे? अगर हम आपको बताते हैं जैसे खरीफ फसल, खरीफ फसल में क्या क्या आता है? चावल, कपास, ये सब आते हैं ना। तो मान लो एक जगह पे आपने क्या किया? धान की खेती कराई, धान का, और एक जगह पे आपने क्या उगा दिया? कपास। ठीक है, कपास उगा दिए। तो ये दोनों ही खेती क्या हो रही है? एक ही समय पे हो रही है। तो उसको क्या कहेंगे? क्रॉप कॉम्बिनेशन कहेंगे। कॉम्बिनेशन के अनुसार से बनता है। समझ में आया? तो क्रॉप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, चाहे वो, लेकिन हाँ, कि नहीं कि खरीफ फसल है तो उसमें रबी फसल उगा दे, ऐसे नहीं चलेगा। खरीफ फसल के ही कोई फसल लेने पड़ेंगे आपको। खरीफ फसल में आप धान ले लिए और क्या ले लिए? कपास ले लिए, ठीक है। लेकिन अगर ले लेंगे गेहूं तो वो तो रबी फसल है, वो उगेगा नहीं। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उससे मैचअप होना चाहिए। अब गेहूं का स्टेबिलिटी दूसरा है और धान की स्टेबिलिटी दूसरी है, तो भाई उन दोनों को अगर मिक्सअप करके बनाएंगे तो होगा? कभी नहीं होगा, खिचड़ी हो जाएगा। नहीं, खिचड़ी फिर खाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया?
तो इतना आज रहने देते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोग का। के बाद आपका है कराना है एमसीक्यू। एमसीक्यू आपको समझ में आया बाबू? निशु बबनी आपको समझ में आया? क्या पता समझ में आएगा। तो आप समझ में आया? पहले लेक्चर 1 देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला देखिएगा वीडियो, फिर से समझ में आ जाएगा। आइए रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में चला जाएगा देर में। ठीक है। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यू आप लोग को दे देंगे, ग्रुप में भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एमसीक्यू दे दिए हैं, तो अगले क्लास में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।